वेलकम टू बेसिक शाला। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एलटी ग्रेड का सिलेबस। एलटी ग्रेड का सिलेबस हम शुरू करेंगे इन्हीं 4 राइटर्स से जो कि आपके टीजीटी सिलेबस में है। इसीलिए हमारी ये वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। एंड आज हम लेकर आए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम टिंटन एबे एंड द वर्ड इज टू मच विद अस की समरीज एंड इन पोएम्स एंड वर्ड्सवर्थ के बारे में बेसिक बट इम्पॉर्टेंट जानकारी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपने महत्वपूर्ण सुझाव यानी कि इम्पॉर्टेंट सजेशन एंड फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम फ्यूचर में आपको और बेहतर वीडियोस एंड कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। विलियम वर्ड्सवर्थ, पॉइंट्स टू रिमेंबर। वर्ड्सवर्थ was the second of the 5 children. He was of a moody and violent temper. In 1778, his mother died when he was only 8. विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर के थे। वो बचपन में बहुत मूडी एंड वॉयलेंट टेम्पर के बच्चे थे। 1778 में जब वो केवल 8 साल के थे उनकी माँ एक्सपायर हो गई थी। His relatives sent him to school at Hawkshead. In 1787, he joined St. John's College at the University of Cambridge. उसके रिलेटिव्स ने उसको हॉकशेड के एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया था एंड बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बहुत फेमस कॉलेज सेंट जॉन्स को ज्वाइन किया था। वर्ड्सवर्थ टीचर विलियम टायलर इंस्पायर्ड हिम टू कंपोज पोएम्स। उनके एक टीचर थे विलियम टायलर जिन्होंने उन्हें पोएम कंपोज करने के लिए इंस्पायर किया था यानी कि इंस्पिरेशन दी थी। वर्ड्सवर्थ वॉज नेवर सीरियस अबाउट हिज फॉर्मल स्टडीज़। वर्ड्सवर्थ अपनी फॉर्मल स्टडीज़ के लिए कभी भी सीरियस नहीं थे। हिज लव अफेयर विद मैरी ईस्टवाइट वॉज वेरी शॉर्ट वन। उनका एक लव अफेयर हुआ था मैरी ईस्टवाइट नाम की एक लड़की के साथ, लेकिन वो बहुत ही छोटा सा चला था यानी कि बहुत ज़्यादा लंबा वो अफेयर नहीं चला था। ही रोट मोर देन 500 सॉनेट्स। उन्होंने 500 से ज़्यादा सॉनेट्स लिखी हैं। ही रिवॉल्टेड अगेंस्ट द स्यूडो आर्टिफिशियल डिक्शन ऑफ द न्यू क्लासिकल पोएट्स। उन्होंने न्यू क्लासिकल पोएट्स के स्यूडो आर्टिफिशियल डिक्शन के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया था। ही न्यू मैनी लैंग्वेजेस लाइक ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच एंड स्पेनिश। उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थीं जैसे कि ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच एंड स्पेनिश। माइकल बर्पे वॉज हिज फर्स्ट टीचर इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में उसके जो फर्स्ट टीचर थे उनका नाम था माइकल। According to Wordsworth, poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings and it makes its origin from emotions recollected in tranquility. ये फेमस कोट पोइट्री के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही है। He also defined poetry as the breath and finer spirit of all knowledge. It is the impassioned expression which is in the कॉन्टेनियंस ऑफ ऑल साइंस। उन्होंने पोइट्री को इस तरह डिफाइन भी किया है। वर्ड्सवर्थ प्लान टू मेक द प्रेलूड एंड द एक्सकर्शन पार्ट ऑफ हिज लॉन्ग पोएम रेक्लूज दैट विल ट्रीट ऑफ नेचर, मैन एंड सोसाइटी। वर्ड्सवर्थ ने प्रेलूड को प्लान किया यानी कि उन्होंने अपने वन ऑफ द बेस्ट वर्क जो उनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी माना जाता है उसको प्लान किया था। उसके साथ में एक बुक प्लान की थी जिसका नाम था एक्सकर्शन। जो एक्सकर्शन है वो उनकी एक बहुत लंबी पोएम है जिसका नाम है रेक्लूस, वो उसका पार्ट थी। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें नेचर, मैन एंड सोसाइटी के ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है। द होम एट ग्रासमेयर वॉज टू बी द फर्स्ट बुक ऑफ रेक्लूस। जो ये रेक्लूस नाम की एक बहुत लॉन्ग वर्क था इसकी जो फर्स्ट बुक थी उसका नाम था द होम एट ग्रासमेयर।
बट इट वॉज नॉट पब्लिश टिल 1888, लेकिन ये 1888 तक पब्लिश नहीं हुई थी। द एक्सकर्शन वॉज टू बी द सेकेंड बुक ऑफ द रेक्लूस। रेक्लूस की जो सेकेंड बुक थी उसका नाम था एक्सकर्शन। द थर्ड बुक वॉज नेवर कंप्लीटेड, और जो थर्ड बुक थी रेक्लूस की वो कभी भी कंप्लीट ही नहीं हुई थी। The excursion which Wordsworth started writing in 1802 was published in 1814. एक्सकर्शन जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1802 में लिखनी स्टार्ट की थी वो 1814 में पब्लिश हुई थी। With its 9 books, it was to be a part of the Recluse. 9 बुक के साथ ये रेक्लूस का एक पार्ट थी। In 1843, Wordsworth became the poet laureate after the death of Southey, though he did not wish it. 1843 में वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट चुना गया था रॉबर्ट साउदी की डेथ के बाद, जबकि ऐसा माना जाता है कि वर्ड्सवर्थ ने इसकी कभी इच्छा नहीं की थी। In 1802 he married मैरी हचिसन। 1802 में उन्होंने मैरी हचिसन से शादी की थी। The Prelude was published after his death. प्रेलूड जो कि उनका वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। ही कमेंस्ड इट इन 1799 एंड फिनिश्ड इट इन 1805। उन्होंने इसे 1799 में शुरू किया था एंड 1805 में ये कंप्लीट हो गया था। इट प्रेजेंट्स द इम्प्रेशंस ऑन वर्ड्सवर्थ माइंड फ्रॉम हिज अर्लीस्ट रिकलेक्शन टिल हिज मैच्योर मैनहुड। ये वर्क प्रेजेंट करता है इम्प्रेशन को जो कि वर्ड्सवर्थ के माइंड पर थे उसके बचपन से लेकर तब तक जब तक वो एक मैच्योर मैनहुड में कन्वर्ट नहीं हो गया था। वर्ड्सवर्थ मेड 2 trips टू फ्रांस इन 1790 एंड 1791। वर्ड्सवर्थ ने फ्रांस की 2 ट्रिप्स की थी, एक 1790 में और एक 1791 में। ही ऑल्सो जॉइन जिरोंदिस्ट। उन्होंने जिरोंदिस्ट को भी ज्वाइन किया था, विच वर द मॉडरेट रिपब्लिकन्स, जो कि मॉडरेट रिपब्लिकन्स थे। द एग्जीक्यूशन ऑफ लुईस 16 एंड द राइज ऑफ नेपोलियन थ्रू कोल्ड वाटर ऑन हिज रेवोल्यूशनरी एंथुसियाज्म। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो रेवोल्यूशनरी के साथ थे, बट लुईस 16 का एग्जीक्यूशन एंड नेपोलियन बोनापार्ट की बढ़ती हुई पावर ने उनके इस रेवोल्यूशनरी एंथुसियाज्म को ठंडा कर दिया था। यानी कि इसके बाद उन्हें रेवोल्यूशनरी के साथ उतनी हमदर्दी नहीं थी जितने की पहले हुआ करती थी। उन्होंने वहां से अपने आप को विथड्रॉ कर लिया था। ही बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ टोरी। वो टोरी के ग्रुप से भी बिलोंग करते थे। इन ओरलियन ही फेल इन लव विद मैरी एन वेलन एनेट। इट इज सैड दैट ही हैड अ डॉटर एन कैरोलाइन फ्रॉम हर। जब वो ओरलिन गए हुए थे तो वो एक लड़की के से उनका लव अफेयर हो गया था जिसका नाम था मैरी एन वेलन, और ऐसा कहा जाता है कि उनके एक बेटी भी थी जिसका नाम था एन कैरोलाइन। During his stay in France, he composed a great part of descriptive sketches. उन्होंने डेस्क्रिप्टिव स्केचेस का बहुत ही बड़ा पार्ट अपने फ्रांस के स्टे के दौरान कंपोज किया था। ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ गॉडविन। वो गॉडविन के पॉलिटिकल जस्टिस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। द कलेक्शन लिरिकल बैलेड्स was published in 1798 with 23 poems, 19 by Wordsworth and 4 by Coleridge. उनका लिरिकल बैलेड का कलेक्शन 1798 में पब्लिश हुआ था जिसमें टोटल 23 पोएम्स थी। 19 पोएम्स विलियम वर्ड्स के द्वारा लिखी गई थी एंड 4 पोएम्स उनके फ्रेंड एंड कंपेनियन कॉलरिज के द्वारा लिखी गई थी। In the second edition of 1800, the famous preface was added. 1800 में उसका सेकेंड एडिशन आया था लिरिकल बैलेड का जिसमें कि उनका फेमस प्रीफेस ऐड किया गया था। In the third edition of 1802, an appendix on poetic diction was added. एक थर्ड एडिशन आया था लिरिकल बैलेड का 1802 में जिसमें कि एक अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन ऐड किया गया था।
वन मोर एडिशन केम इन 1805, इसका एक और एडिशन आया था जो कि 1805 में आया था। द ईयर 1798 इज द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेट्स, जो लिरिकल बैलेट के पब्लिकेशन का ईयर था 1798। द ईयर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक मूवमेंट एंड द डेथ ऑफ क्लासिकल वन, यही ईयर था जो कि रोमांटिक मूवमेंट का मार्क ईयर बना और इसी ईयर में क्लासिकल वन की डेथ हो गई थी, यानी कि यहाँ से क्लासिकल मूवमेंट खत्म होकर रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। बुक्स ऑन वर्ड्सवर्थ, तो चलिए अब देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ के ऊपर कौन कौन सी फेमस बुक लिखी गई हैं। हर्बर्ट रीड्स वर्ड्सवर्थ, लेसेलिस एब्रेकॉम्बी द आर्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ, ये दोनों बुक हैं जो काफ़ी फेमस हैं, जो कि वर्ड्सवर्थ के ऊपर लिखी गई हैं। Lines composed a few miles above Tintern Abbey on revisiting the banks of the Wye during a tour July 13, 1798। तो चलिए शुरू करते हैं अब उनकी फेमस पोएम्स, जो कि फेमस है टिंटन एबे नाम से, एंड उसका जो फुल टाइटल है वो लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798 ये है। टिंटन एबे इज वर्ड्सवर्थ पोएम विच अपीयर्ड इन लिरिकल बैलेड्स इन 1798। Its complete title is Line composed a few miles above Tintern Abbey on revisiting the banks of the Wye during a tour, July 13, 1798। टिंटन एबे जो पोएम है वो 1798 में लिरिकल बैलेड में पब्लिश हुई थी और इसका फुल टाइटल जो है वो ये है। Wordsworth visited the place in 1793 and revisits it in 1798 after a gap of 5 years। Wordsworth ने सबसे पहले इस प्लेस को विजिट किया था 1793 में, उसके बाद 5 साल के गैप के बाद 1798 में फिर से उन्होंने इस प्लेस को विजिट किया था और सेकेंड ट्रिप के बाद उन्होंने ये पोएम कंपोज की थी। इट इज़ कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन, the poet's view of nature and the address to Dorothy। It contains Wordsworth's complete philosophy and his views on nature। ये पोएम जो है वो वर्ड्सवर्थ की फिलॉसफी और नेचर पर व्यूज से रिलेटेड है। When the poet is in moment of trouble and distress, the memory of the beautiful scenes of nature round Tintern Abbey gives him relief। जब पोएट कभी कभी ट्रबल और डिस्ट्रेस में होता है तो जो ब्यूटीफुल सीन्स हैं टिंटन एबे के वो उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ देते हैं। नेचर लाइटन्स द वेट ऑफ मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। इन हिज यूथ हिज लव फॉर नेचर इज थॉटलेस, पैशनेट एंड सेंसुअस, बट नाउ इट हैज़ बिकम स्पिरिचुअल। पहले उसका जो थॉट था, पॉइंट ऑफ व्यू था जब वो यूथ था, थॉटलेस, पैशनेट एंड सेंसुअस था, और अब वो स्पिरिचुअल बन गया है। He sees the sufferings of mankind, वो mankind की sufferings को देखता है। He sees a divine spirit in all objects of nature, वो nature के सभी objects में एक divine spirit को देखता है। Nature is a mother, guardian, nurse and moral teacher for him। nature उसके लिए mother है, guardian है, nurse है और moral teacher भी है। He addresses his sister and advises her to be in touch with nature। वो अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ को एड्रेस करता है और उसको एडवाइस भी देता है नेचर के टच में रहने की। द ब्लैंक वर्स इन दिस ड्रामेटिक लिरिक इज़ मेजेस्टिक, और ये जो पोएम लिखी गई है वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। दिस इज़ द हिंदी इंटरप्रिटेशन ऑफ द पोएम। टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ की कविता है जो लिरिकल बैलेड्स में 1798 में छपी थी। इसका पूरा शीर्षक है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। वर्ड्सवर्थ 1793 में इस जगह का दौरा करते हैं और 5 साल के अंतराल के बाद 1798 में फिर से आते हैं। यह दृश्य के वर्णन, प्रकृति के बारे में कवि के दृष्टिकोण और डोरोथी को संबोधित करने से संबंधित है।
इसमें वर्ड्सवर्थ का पूरा दर्शन और प्रकृति पर उनके विचार शामिल हैं। जब कभी परेशानी और संकट के क्षणों में होता है तो टिंटन एबे के आसपास प्रकृति के सुंदर दृश्यों की याद उसे राहत देती है। प्रकृति ब्रह्मांड के रहस्य के भार को हल्का करती है। अपनी युवावस्था में प्रकृति के प्रति उसका प्रेम विचारहीन, भावुक और कामुक था, लेकिन अब यह आध्यात्मिक हो गया है। वह मानव जाति के दुखों को देखता है। वह प्रकृति की सभी वस्तुओं में एक दिव्य आत्मा को देखता है। प्रकृति एक माँ, अभिभावक, नर्स और नैतिक शिक्षक है। वह अपनी बहन को संबोधित करता है और उसे प्रकृति के संपर्क में रहने की सलाह देता है। इस नाटकीय गीत में रिक्त पद राजसी हैं, यानी कि ब्लैंक वर्ड्स का यूज हुआ है। द वर्ड इज टू मच विद अस। तो चलिए अब देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम द वर्ड इज टू मच विद अस को। द वर्ड इज टू मच विद अस इज वर्ड्सवर्थ सोनेट। ये वर्ड्सवर्थ की एक फेमस सोनेट है। इट इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ द मटीरियलिस्टिक आउटलुक ऑफ द पीपल। ये पीपल का जो मटीरियलिस्टिक आउटलुक है, यानी कि उनकी मटीरियलिस्टिक जो वर्ड है उसके लिए जो प्यार है उस पर क्रिटिसिज्म है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग हैव बिकम द चीफ कंसर्न इन लाइफ। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि गेटिंग एंड स्पेंडिंग बस ये दो ही चीफ कंसर्न रह गए हैं लाइफ के। पीपल हैव गिवन दियर हर्ट एंड सोल टू द परस्यूट ऑफ मनी। पीपल ने अपना हर्ट और अपनी सोल सब कुछ मनी के लिए वेस्ट कर दिया है। दे डू नॉट अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर। वो नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। द पोएट लाइक्स टू बी अ पैगन सो दैट ही मे रिमेन इन टच विद नेचर। जो यहाँ पर पोएट यानी कि वर्ड्सवर्थ हैं वो एक पैगन बनना चाहते हैं ताकि वो नेचर के टच में रहें हमेशा। द पोएट हैज़ मेंशन द टू सी गॉड्स प्रोटियस एंड ट्राइटन। पोएट ने इस पोएम में दो सी गॉड को मेंशन किया है, प्रोटियस एंड ट्राइटन। हिंदी इंटरप्रिटेशन ऑफ द पोएम। द वर्ड इज टू मच विद अस वर्ड्सवर्थ का एक सोनेट है। यह लोगों के भौतिकवादी दृष्टिकोण की आलोचना है। जीवन में पाना और खर्च करना मुख्य चिंता बन गया है। लोगों ने पैसे की तलाश में अपना दिल और आत्मा लगा दी है। वे प्रकृति की सुंदरता की सराहना नहीं करते। कवि यहाँ पर बुत परस्त बनना चाहता है। जी हाँ, देखिए, पैगन का मीनिंग होता है बुत परस्त, ताकि वह प्रकृति के संपर्क में रह सके। कवि ने दो समुद्री देवताओं प्रोटियस और ट्राइटन का भी उल्लेख किया है। एक्चुअली कवि बुत परस्त बनना चाहता है, इसका मीनिंग ये है क्योंकि जो कवि है वो एक क्रिश्चियन है एंड क्रिश्चियनिटी में बुतों को नहीं पूजा जाता। एंड पैगनिज्म वॉज अ ओल्ड रिलीजन जो कि बुत परस्त होते थे, यानी कि मूर्ति पूजा में बिलीव करते थे। तो इसलिए वर्ड्सवर्थ पैगन बनना चाहता है क्योंकि जो पैगनिज्म है वहाँ पर बहुत सारे देवी देवता होते हैं, यानी कि प्रकृति के अलग अलग रूपों में देवी देवता पाए जाते हैं। पैगन हैविंग रिलीजियस बिलीव्स दैट डू नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ मेन वर्ल्ड रिलीजन्स। उन धार्मिक विश्वासों का जो मुख्य विश्व धर्मों में नहीं पाए जाते, उसे पैगन बोला जाता है। Paganism is a term first used in the 4th century by early Christians for people in the Roman Empire who practiced polytheism or ethnic religions other than Judaism. बुत परस्ती एक शब्द है जिसका इस्तेमाल पहली बार 4वीं शताब्दी में शुरुआती ईसाइयों द्वारा रोमन साम्राज्य के लोगों के लिए किया गया था, जो बहुदेववाद या यहूदी धर्म के अलावा अन्य जातीय धर्मों का पालन करते थे। ट्राइटन इज अ सी गॉड ऑफ द सी, द सन ऑफ सीडोन एंड एम्फ्रेटाइट। ट्राइटन लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन अ गोल्डन पैलेस ऑन द बॉटम ऑफ द सी। लेटर ही इज ऑफन डिपिक्टेड एज हैविंग अ कॉन्च शेल ही वुड ब्लो लाइक अ ट्रम्प। Triton is usually represented as a merman, with the upper body of a human and the tailed lower body as a fish. In English literature, Triton is portrayed as the messenger or herald for the god Sidon. ट्राइटन एक समुद्र का ग्रीक देवता है जो सीडोन और एम्फ्रेटाइट का पुत्र है।
ट्राइटन अपने माता पिता के साथ समुद्र के तल पर एक सुनहरे महल में रहता था। बाद में उसे अक्सर एक शंख के साथ दर्शाया जाता है जिसे वह तुरही की तरह बजाता है। ट्राइटन को आमतौर पर एक जल मानव के रूप में दर्शाया जाता है जिसका ऊपरी शरीर मानव जैसा और निचला शरीर मछली जैसा होता है। अंग्रेजी साहित्य में ट्राइटन को भगवान सीडॉन के दूत या हेरोल्ड के रूप में चित्रित किया गया है। प्रोटियस नेम सजेस्ट द फर्स्ट इज द primordial or the firstborn in myths where he is the son of Sidon. It possibly refers to his being Sidon's eldest son, older than Sidon's other son, the sea god Triton. In Greek mythology, Proteus is an early prophetic sea god or god of rivers and oceanic bodies of water, one of several deities whom Homer calls the old man of the sea. Some call him the god of elusive sea change, which suggests the changeable nature of the sea or the liquid quality of water. He can foretell the future. प्रोटियस का नाम पहला मिथकों में जहाँ वह सीडोन का पुत्र है, यह संभवतः उसके सीडोन के सबसे बड़े पुत्र होने का संदर्भ देता है, जो सीडोन के दूसरे पुत्र समुद्र देवता ट्राइटन से बड़ा है। यानी कि प्रोटियस जो है वो सीडोन और एम्फीट्राइट का बड़ा बेटा है और जो ट्राइटन है वो उससे छोटा है। एक प्रारंभिक भविष्य सूचक समुद्र देवता या नदियों और महासागरीय जल निकायों के देवता हैं। कई देवताओं में से एक जिन्हें होमर ने ओल्ड मैन ऑफ द सी कहा है, कुछ लोग उसे मायावी समुद्री परिवर्तन का देवता कहते हैं, जो समुद्र की परिवर्तनशील प्रकृति या पानी की तरल गुणवत्ता का सुझाव देता है। यह भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा LT ग्रेड सेशन फॉर अपकमिंग LT ग्रेड एग्जाम। आई होप आपको सेशन पसंद एंड समझ आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो और समझ आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड हाँ, कमेंट सेक्शन में अच्छे से कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग एंड एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेसिक शाला।